नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र सर आप सभी का अपने चैनल हिंदी बाई पुष्पेंद्र सर पे स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं जैसा कि मैं लखनऊ में ऑफलाइन काफी विगत समय से पढ़ा रहा हूं और आप लोगों ने देखा है मैंने कई सारे यूट्यूब चैनलों पे पढ़ाया हुआ है और इसी को देखते हुए आप लोग हमसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो हमने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ और बेहतर किया जाए। तो इसलिए हम जो है हिंदी बाई पुष्पेंद्र सर के नाम से जो है अपना खुद का चैनल बनाया हुआ है और आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पे हिंदी बाई पुष्पेंद्र सर, तो आपको हमारी फोटो लगी हुई मिलेगी दो लोगों के साथ में लाल टी शर्ट में। और आप लोग जो भी हम पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ वगैरह जो है वो सारी आपको हिंदी बाई पुष्पेंद्र सर के टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। तो आप लोग अगर टेलीग्राम पे भी सर्च करेंगे हिंदी बाई पुष्पेंद्र सर तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। एक हमारी फोटो लगी हुई होगी जैकेट पहने हुए, तो वो हमारा चैनल है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो टेलीग्राम पे लगातार डेली आपको 10 20 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलते रहते हैं। और आप लोगों को बता दें, एक नई सूचना देने जा रहे हैं कि आप लोगों के लिए हम जल्द ही एक पेड बैच शुरू करने जा रहे हैं। वो आपका पेड बैच हमारा एक पुराना चैनल है जिसपे आप लोग देखते हैं हमने काफी समय पढ़ाया हुआ है, सफलता एकेडमी लखनऊ चैनल। तो आप लोग सफलता एकेडमी लखनऊ चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और उसका जो है ऐप आ चुका है सफलता एकेडमी लखनऊ के नाम से, तो ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और उस ऐप में जल्द ही आप लोगों के लिए एक बैच क्रिएट कर रहा हूं और जिसकी फीस मात्र 299 रुपए, बोले तो 300 रुपए से भी कम में आपको कोर्स पढ़ाया जाएगा हिंदी विधिवत। और उसको पढ़ाने के बाद में जो भी उसकी प्रैक्टिस है वो हिंदी बाई पुष्पेंद्र सर चैनल पे आपको कराई जाएगी। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए देखें, बहुत अच्छा सेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें, हाँ वर्ण किस वर्ग का है, दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन करें। बताएं सभी मेरे प्यारे बच्चे, हाँ किसमें आएगा। पहला ऑप्शन है का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग। तो आप सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि कितने वर्ग होते हैं, तो बच्चा 5 वर्ग होते हैं। कितने बच्चे होते हैं वर्ग? 5 वर्ग। और 5 वर्ग वो कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता है का वर्ग होता है और एक बच्चा जो है वो चा वर्ग होता है, एक टा वर्ग होता है, एक ता वर्ग होता है, एक पा वर्ग होता है। ये वर्ग होते हैं और इन्हीं वर्गों में आपको पता है का वर्ग में आता है का खा गा घाड़ा, चा वर्ग में आता है चा छा जा झैया, टा वर्ग में आता है टा ठा डा डाड़ा, ता वर्ग में आता है ता था दा धा ना और पा वर्ग में आता है पा फा बा भा मा। तो आप लोग बताएं था ढक्कन जो है ये किस वर्ग में आएगा। तो आपने मैंने बताया कि टा वर्ग में आता है टा, था, टा और ढा और रा। का वर्ग में आएगा का, था, ता, था, अंगा। चा में आएगा चा, था, जा, था, वा। ता में आएगा ता, था, ता, था, ना। पा में आएगा पा, फा, पा, हा, मा। इस टेबल को बहुत अच्छे से याद रखेंगे मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को पता है इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों महाप्राण क्या होता है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। इसी तरह आपसे पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि बताइए अल्प प्राण कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। यहीं से पूछेगा किस वर्ग में कौन सा वर्ण आता है। तो आपको मेरे प्यारे साथियों इस टेबल को बहुत अच्छे से याद रखना है। और इन वर्णों को क्या बोलते हैं, तो आप सभी को पता है इन वर्णों को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ग प्रत्येक व्यंजन को बोलने से जो हमारी जिह्वा है वो मुंह के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और इनको वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। वर्गीय व्यंजन क्यों बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो वर्गीय व्यंजन इसलिए बोला जाता है कि ये 5 5 के वर्गों में विभाजित होते हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी
कहते हैं। ठीक है, तो आप देखें ढा ढक्कन किस में आएगा, तो टा वर्ग में मेरे प्यारे साथियों आया है, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, धा वर्ण किस वर्ण का है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को छांटिए, तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, टा वर्ग में आता है। ठीक है, पहले का आंसर फोर्थ हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन मेरे साथियों, 2 नंबर, किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त की पहचान कीजिए। बताइए मेरे प्यारे साथियों, किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं। ऑप्शन पहला है विसर्ग, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है महाप्राण और चौथा है अनुस्वार। बताएं मेरे दोस्त क्या होगा आंसर। तो किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो कहलाते हैं व्यंजन। व्यंजनों को बोला जाता है कि बिना स्वरों की सहायता के उच्चारित नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला देखिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 3, माँ किस प्रकार का वर्ण है, बताएं माँ किस प्रकार का वर्ण है, दंत्योष्ठ है या अनुनासिक है या ओष्ठ है या दंत है, बताएं। पा फा बा भा माँ, तो माँ कितने पे आता है, 5वें पे आता है, तो हर प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर वर्ण क्या होता है, अनुनासिक होता है, इसलिए माँ क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। अगर हम कहें क्या ओष्ठ है, तो बच्चा ये बिल्कुल ओष्ठ भी है, क्योंकि पा वर्ग में आता है, पा वर्ग वाले सारे व्यंजन ओष्ठ होते हैं, पा फा बा भा माँ, तो पा में ही आता है, इसलिए ये ओष्ठ भी हो जाएगा। ये भी ऑप्शन सही, इसमें दोनों ऑप्शन सही मेरे प्यारे साथियों। ओके, अगर कहें कौन सा हमको टिक करना है, तो जो पहले आता है उसको टिक कर सकते हैं, अनुनासिक सही कर सकते हैं, ऑप्शन एक ही भरना हो तो, अन्यथा दोनों ही सही है। अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में घा वर्ण विभाग में आता है, घा स्वर में आएगा ऑप्शन नंबर 1, या व्यंजन में आएगा, या अनुस्वार में आएगा, या संयुक्ताक्षर में आएगा, बताएं क्या होगा। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा, घा क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो घा है व्यंजन। ओके, अगला देखें 5 नंबर, 5 नंबर में है, निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण को दर्शाता है, तो महाप्राण को कौन सा वर्ण दर्शाता है, तो अभी मैंने बताया था उसी टेबल से, स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजनों की टेबल से आपको निकालना पड़ेगा। महाप्राण हमने बोला क्या होता है, तो महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण महाप्राण होता है। तो देखें दूसरा और चौथा पे कौन पड़ेगा, टा कहें तो पहले पे पड़ेगा, नहीं होगा, डा कहें तो टा ठा डा तीसरे पे पड़ेगा, नहीं होगा, रा 5वें पे पड़ेगा, नहीं होगा, था दूसरे पे पड़ेगा, टा टमाटर था ठठेरा, तो कौन सा नंबर है, दूसरा नंबर। अब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है, तो मेरे प्यारे साथियों महाप्राण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से मेरे प्यारे साथियों अशुद्ध शब्द बताना है। आपको वर्तनी बहुत अच्छे से सही करनी आनी होनी चाहिए, इनके लिए मैं एक स्पेशल क्लास जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, जो होगी स्पेशल वर्तनी। इसलिए मेरे चैनल को सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि बच्चा मेरी पहचान आप सभी साथियों से ही है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो आप लोग फुल सपोर्ट करिए, जिससे हम नए नए टॉपिक की वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी लाते रहें। तो जल्द ही आपके लिए बर्तनी स्पेशल टॉपिक आने वाला है, तो इसमें बताएं फिलहाल निम्नलिखित में बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, यजमान, यमराज, क्षत्रिय, उज्जवल। तो मेरे प्यारे साथियों देखें, उज्जवल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उज्जवल में क्या आपको ध्यान रखना है, दोनों आधे जा बनते हैं, बिल्कुल सही है। अगर एक पूरा जा होता तो गलत हो जाता, दोनों आधे जा हैं, इसलिए ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखें क्षत्रिय, बिल्कुल सही है। अगला देखें यमराज, बिल्कुल सही है। अगला देखें जजमान,
जजमान नहीं सही मेरे बच्चा, जजमान सही होता है, इसको बोलते हैं यजमान। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। अशुद्ध कौन सा है? तो जजमान अशुद्ध है, ये शुद्ध नहीं लिखा है। अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आहार या अहर या आहर या आहार, क्या हो जाएगा बताएं। शुद्ध वर्तनी आहार या अहर या आहर आहार। बहुत आसान क्वेश्चन है। आहार ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही लिखा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का विकल्प चुनिए। पहला वैदेही, दूसरा उज्जवल, तीसरा स्वयंवर और चौथा है परीक्षा। कौन सा होगा बताएं। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान देंगे, वैदेही बिल्कुल सही लिखा है, स्वयंवर बिल्कुल सही लिखा है बेटा, परीक्षा बिल्कुल सही लिखा है पुत्र, उज्जवल गलत लिखा। अभी मैंने बताया था उज्जवल में दोनों आधे जा होते हैं और इसमें एक पूरा जा बना दिया गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 8 का सही होगा। कौन सा अशुद्ध है? तो उज्जवल अशुद्ध है। शुद्ध कैसे होगा? तो दोनों आधे जा बनाएंगे और लिख देंगे, तो ये बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। ओके, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मेरे को भूख है, कल घर आऊंगा, राजा जरूर मरेगी, वह बोलो। बताओ क्या होगा। मेरे को भूख है, बताएं, कल घर आऊंगा, वह बोले। कौन सा सही होगा? राजा जरूर मरेगी। जल्दी से जल्दी आंसर दें तभी मेरे प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा बताएं। बताएं सभी लोग जल्दी से जल्दी, क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है। पहला ऑप्शन है मेरे को भूख है, कल घर आऊंगा, राजा जरूर मरेगी, वह बोले। बताएं सभी लोग कौन सा आंसर होगा। सभी लोग देंगे कल घर आऊंगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में कह रहा है असंगत वाक्य छांटिए। देखें कितना अच्छा पेपर आपके लिए हम बना के लाए हैं। इसी तरीके से परिभाषाएं लिख लिख के आएंगी कि बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करी होनी चाहिए। देखें जिस समास में पहला पद प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव कहते हैं। बिल्कुल बात सही है। अगला देखें, जिस समास में दूसरा पद प्रायः प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो बिल्कुल सही बात है। अगला देखें, जिसमें कोई भी प्रधान नहीं होता उसे द्वंद्व समास कहते हैं क्या? गलत, उसको बहुव्रीहि कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 10 का सी ऑप्शन सही होगा, यानी सी वाला संगत दिया है। द्वंद्व समास में बच्चा दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें लिखा जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो गलत लिखा है, उसे द्वंद्व नहीं उसे बहुव्रीहि कहते हैं। अगला देखें, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो चौथा भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, इसमें असंगत, तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। पहला बूढ़ा, दूसरा फैलाव, तीसरा परिष्कार और चौथा प्रयोग। उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। यानी भाववाचक संज्ञा कौन से विकल्प में नहीं है। 11 नंबर का आंसर सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें, क्या होगा बताएं।
बनाए, बूढ़ा, फैलाव, परिष्कृत या प्रयोग। तो क्या हो जाएगा, बूढ़ा, बूढ़ा क्या है, संज्ञा है, विशेषण यहाँ पे प्रयोग होगा, लेकिन कह रहा है भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 बूढ़ा होगा। ठीक है, सभी को समझ आया? ओके, अगला देखें 12 नंबर क्वेश्चन। अगर यहाँ पे बूढ़ा की जगह बच्चा बुढ़ापा होता तो भाववाचक संज्ञा हो जाता। बुढ़ापा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है बूढ़ा, ये विशेषण की तरह प्रयोग होगा, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें कह रहा है भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर बुढ़ापा होता तो सही हो जाता। अगला देखें 12 नंबर, दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा कीजिए। सर्व से सर्व बनेगी, या सर्वस्व बनेगी, या सर्वो बनेगी, या सर्वत्र बनेगी? क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12, बताएं सभी। भाववाचक संज्ञा सर्व की क्या बनेगी, तो सर्व से सर्वस्व, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 13। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो आप कोई भी परीक्षा देंगे तो आपको यहां से निश्चित ही क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार है। ऑप्शन ए खाना, ऑप्शन बी बना रही है, ऑप्शन सी मेरी, ऑप्शन डी माँ। क्या होगा, वाक्य में कर्ता का विस्तार पूछ रहा है। कैमरा थोड़ा सेट नहीं है, बिल्कुल पीछे जाओ तो पूरा क्वेश्चन दिखता है। कोई नहीं, मैनेज करिए, आगे से नहीं दिक्कत होगी। मेरी माँ खाना बना रही, बाकी में कर्ता का विस्तार, तो कर्ता का विस्तार, माँ करता है और कर्ता के साथ में जो एक्स्ट्रा होता है उसे कर्ता का विस्तार बोलते हैं। तो मेरी, सी कौन, माँ, मेरी माँ, तो मेरी कर्ता का विस्तार है। और जैसे कहें कि कर्ता के बाद विधेय का विस्तार क्या होगा, कर्म का विस्तार क्या होगा, तो खाना बना रही है कर्म हो जाएगा, ये कर्ता नहीं होगा। कर्ता क्या है, मेरी माँ, माँ मेन करता है, इसी में कर्ता का विस्तार क्या है, तो मेरी है, मेरी बढ़ा दिया गया। अगला देखें 14 नंबर क्वेश्चन, रहीम किस तरह की संज्ञा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। रहीम व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या समूहवाचक? क्या होगा, तो सभी ने संज्ञा पढ़ रखी है, तो रहीम क्या होगा, रहीम एक व्यक्ति का नाम है मेरे प्यारे साथियों, रहीम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर रहीम से कहें रहीम से कहें जातिवाचक, क्या संज्ञा होगी, तो अगर कभी होता तो कभी जातिवाचक हो जाता। क्यों, कभी कई सारे, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसका बहुवचन बन जाए, जो कई चीजें हों उनको जातिवाचक कहते हैं। जैसे शहर, तो शहर कई सारे हैं, जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कहें समाचार पत्र, तो समाचार पत्र कई सारे हैं, क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कहें ग्रंथ, ग्रंथ कई सारे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। इन्हीं से व्यक्तिवाचक बनाएं, तो ऐसे कहें तुलसीदास, रहीमदास, सूरदास, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। शहर से जैसे कहें लखनऊ, बनारस, बरेली, गोंडा, तो ये क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। जैसे बनारस शहर बहुतों को पसंद है, तभी लोग, लड़कियां कहती हैं ये राजा हम के बनारस माइला, तो बनारस क्या है, एक शहर का नाम है, तो बनारस क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समाचार पत्र क्या है, जातिवाचक। समाचार पत्र का कोई नाम दे देंगे, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, तब ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे ग्रंथ, ग्रंथ कई सारे हैं, तो जातिवाचक है। जब किसी एक ग्रंथ को इंडिकेट कर देंगे, जैसे रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, कावेरी यानी कामायनी, तो ये क्या हो जाएंगे, तब ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला कावेरी, यानी कावेरी कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, क्योंकि कावेरी क्या है, नदी का नाम है। अगर नदी केवल कह दें तो जातिवाचक, क्योंकि नदी कई है। जब नदी का नाम कह दें, जैसे कावेरी, गंगा, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। ओके, अगला देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। समूहवाचक संज्ञा होती है जिसमें दो चार लोगों का एक साथ समूह हो। जैसे कहें सेना, जैसे कहें गिरोह, जैसे कहें टुकड़ी, टुकड़ी, जैसे कहें दल, दल, जैसे कहें कक्षा, जैसे कहें समिति,
जैसे कहें सभा, बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं। जैसे कहें टीम, जैसे कहें टी सेट, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा की बहुत आसान पहचान बता रहे हैं बच्चा आपको, जिसमें पीछे क्या लगा हो? ता लगा हो, तो लगा हो, पन लगा हो, ई लगा हो, आई लगा हो, तो पहचान जाना भाववाचक संज्ञा होती है वो। जैसे देखें, जैसे सुंदरता, तो देखें सुंदरता, तो इसमें ता लगा हुआ है, तो कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे अभी हमने बताया था बुढ़ापा, बुढ़ापा में पा लगा हुआ है, तो कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे कहें अपनत्व, अपनत्व में देखें तो लगा हुआ है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे कहें अपनापन, अपनापन कैसी है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक, तो जिनमें इस तरीके से पीछे प्रत्यय लगा हो उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम आपको बता दें कि क्वेश्चन पूछा जाता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है, तो सभी लोग ध्यान देंगे। भाववाचक संज्ञा का निर्माण बच्चा 5 प्रकार से होता है। अब वो 5 प्रकार कौन से हैं, ध्यान देंगे। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण और पांचवा अव्यय। इन पांचों में पीछे यही प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है। जैसे हम कहें मनुष्य, तो मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब मनुष्य में ता प्रत्यय लगा दें तो संज्ञा क्या बन जाएगी? मनुष्यता, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कहें नारी, नारी जातिवाचक संज्ञा है, नारी में तो प्रत्यय लगा दें, नारित्व, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे कहें अहम, सर्वनाम है, इसमें कार लगा दें, अहंकार, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे कहें अपना, इसमें पन लगा दें, अपनापन, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी सर्वनाम से। ऐसे ही क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे कहें घबराना, घबराना में आहट प्रत्यय लगा दें, घबराहट, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ऐसे कहें पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाई, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ऐसे ही विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे कहें कठोर, कठोर से कठोरता। जैसे कहें सुंदर, सुंदर से सुंदरता। जैसे कहें भोला, भोला से भोलापन। ऐसे ही अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे दूर, दूर से दूरी, मैं जा रहा हूं दूर, तुम आवाज दोगी क्या, एक गाना बीच में बहुत ट्रेंडिंग में चला था। तो ट्रेंडिंग के गाने जो है वो कुछ दिन तक चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, लेकिन जो हम लोग जब छोटे छोटे थे उस समय गाने चलते थे जिनको बोला जाता था सदाबहार एवरग्रीन गाने। अगर उनको आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार वही नया अंदाज मिलेगा, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो ठीक है, तो दूर को याद रखना, मैं जा रहा हूं दूर, तुम आवाज दोगी क्या। आजकल ऐसे बहुत लोग हैं कि तुम दूर जा रहे हो आवाज दें, वो कहेंगे तुम और दूर चले जाओ, हम थोड़ा सुकून में हो जाएं। तो दूर से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? दूरी बनेगी। ठीक है, जैसे समीप, तो समीप से समीपता। इस तरीके से भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। वो 5 प्रकार कौन से हैं? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। मैं इसलिए अच्छे से पढ़ाता हूं, बाबू आपको क्वेश्चन 14 कराए हैं, लेकिन अभी तक अगर आप देखेंगे तो आपको 50 क्वेश्चन पढ़ा दिए होंगे मैंने। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, उस पे ये सब चीजें जो एक्स्ट्रा बताते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, साथ में थ्योरी को लिखते रहें, पढ़ते रहें। जितना ज्यादा आप फिजिकली काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, कॉपी पेन चलाकर करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। आपको अच्छे से याद होता, समझता जाएगा। और आप जब भी कभी भी कोई डाउट होता है तो आप अपना नोट्स उठाकर देखेंगे, तुरंत आपको दिख जाएगा। तो ये बेहतर काम होता है कि जितना ज्यादा आप कॉपी पे लिखेंगे उतना ज्यादा तुम्हारे दिमाग में लिखेगा। जितना कॉपी कोरी रहेगी उतना ही दिमाग कोरा रह जाएगा। इसलिए कॉपी पे बच्चा लिखते जरूर रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है? अभी बताया था कि सुंदर से सुंदरता भी होगा और सौंदर्य भी होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों होंगे। अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सुंदर भाववाचक संज्ञा कैसे बनी है, तो सुंदर भाववाचक संज्ञा बच्चा जो है ये बनी हुई है, सुंदर विशेषण है और सुंदर में ता प्रत्यय लगा देने से सुंदरता हो गई। तो पूछे कोई कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी।
विशेषण से भाववाचक संज्ञा यानी सुंदर विशेषण में ता प्रत्यय लगा देने से सुंदरता भाववाचक संज्ञा। ठीक, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। पहला है स्टेटमेंट, सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। इसमें कह रहा है निजवाचक सर्वनाम ज्ञात करना है, तो निजवाचक क्या हो जाएगा? सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं, स्वयं यानी खुद, निजवाचक का मतलब होता है स्वयं, खुद, अपने आप। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, यानी स्वयं जो है वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कॉपी पेन लेकर के थोड़ा सा नोट करेंगे। सर्वनाम क्या होते हैं? तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, यानी सभी के नामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। यानी परिभाषा क्या हो जाएगी? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहें सीता देर से घर पहुंची क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी, तो उसकी क्या हो जाएगा? उसकी सर्वनाम हो जाएगा। किसके लिए प्रयोग हुआ? सीता के लिए प्रयोग हुआ। अब सीता क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पर ही संज्ञा के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आगे अगला पॉइंट नोट करेंगे अपनी कॉपी पे कि अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन सर्वनाम की संख्या कितनी है या सर्वनाम कितने हैं, तो बहुत सारे बच्चे 6 बताते हैं। 6 ऑप्शन गलत होता है, आंसर 11 सही होता है। पूछ लिया जाए सर्वनाम की संख्या या सर्वनाम कितने हैं, तो आपको आंसर बच्चा 11 लगाना है 100%। अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं, तो सर्वनाम के भेद या प्रकार मेरे पूत, तब आंसर 6 होगा, तब आपको 6 लगाना है। ठीक है, ये बात समझ आई। अगर पूछता है सर्वनामों की संख्या कितनी या सर्वनाम कितने हैं, तो आपको 11 बताना है। अगर पूछता है सर्वनाम के भेद कितने हैं, तब आपको 6 बताना है। वो 6 भेद कौन से हैं? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है बच्चा निजवाचक सर्वनाम। अगला है बच्चा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है बच्चा संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है बच्चा निश्चयवाचक सर्वनाम। और अगला है मेरे पूत अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो सर्वनाम कितने हो गए बच्चा? सर्वनाम 6 हो गए। ये 6 प्रकार आपके सामने मैंने बाकायदा लिख दिए हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, जब आगे टॉपिक पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द को सबसे अच्छा विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक पूछ रहा, अभी मैंने बताया पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। तो अन्य बताना है क्या है? आप, हम, मेरा, इसने। तो कौन सा हो जाएगा? इसने। जैसे हम कहें इसने काम अच्छा नहीं किया, तो किसकी बात कर रहे हैं? इसने। इसने वो क्या अलग से आया, यानी इसने क्या हो जाएगा? अन्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक क्या हो जाएगा? इसने हो जाएगा। जैसे कहें मेरा, तो मेरा क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक। जैसे कहें आप कल नहीं आए थे, तो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा अन्य पुरुषवाचक होगा? इसने। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 18। यह कोई नई पुस्तक नहीं है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बताएं। यह कोई नई पुस्तक नहीं है, तो यह कह रहे हैं कि यह कोई नई पुस्तक नहीं है। हम कहेंगे यह कोई नया पेन नहीं है, तो यह क्या हो गया? निश्चित हो गया, कंफर्म हो गया। तो यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 19।
ठीक सर्वनाम चुनकर खाली जगह भरिए। हमेशा सच बोलिए। क्या होगा? तू हमेशा सच बोलिए, या तुम हमेशा सच बोलिए, या आप हमेशा सच बोलिए, या मैं हमेशा सच बोलिए। क्या होगा बताएं क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब। जल्दी से जल्दी सभी लोग कमेंट करें। बताइए बच्चा, 19 नंबर का क्या होगा? सभी लोग बताएं। खाली जगह है, कह रहा है हमेशा सच बोलिए। तू हमेशा सच बोलिए, नहीं। तुम हमेशा सच बोलिए, नहीं। क्या होगा? आप हमेशा सच बोलिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सबसे बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? पहला कह रहा है वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती। दूसरा कह रहा है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूं। तीसरा है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। और चौथा है मुझे एक बैठक की सूचना नहीं थी। बताएं क्या होगा? सभी लोग आंसर दें। 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताएं। नंबर क्या हो जाएगा? मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तेरे को नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखें। किस नंबर दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। छत पर पक्षी बैठे हैं। कहां बैठे हैं? छत पर। तो संबंध बोधक होगा, या गुणवाचक क्रिया विशेषण होगा, या विस्मयादि बोधक होगा, या समुच्चय बोधक होगा? क्या होगा? तो छत पर पक्षी बैठे हैं क्या हो जाएगा? संबंध बोधक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला देखें, 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में गुणवाचक विशेषण शब्द है ताजा, या सब, या बहुत, या चार। कौन सा हो जाएगा? तो ताजा हो जाएगा गुण। क्या हो जाएगा? ताजा। ताजा गुणवाचक हो जाएगा। अगला देखें, 23 नंबर क्वेश्चन। संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है? पहला है सर्वनाम, दूसरा है क्रिया, तीसरा है विशेषण, और चौथा है समास। संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है? बताएं। संज्ञा की व्याप्ति सर्वनाम से मर्यादित होगी, या क्रिया से होगी, या विशेषण से होगी, या अव्यय से होगी? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दें सभी लोग। संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है बच्चा? तो संज्ञा की व्याप्ति विशेषण से मर्यादित होती है। विशेषण से। देखें, जैसे हम कहें सीता अच्छी है। अच्छी क्या है? विशेषण है। और किससे संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो रही? तो विशेषण से हो रही। सीता कैसी है? सीता अच्छी है। किससे? तो अच्छी से। अच्छी क्या है? विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर 23 का सी होगा। अगला देखें, 24 नंबर। बड़ों ने सच कहा है। इस वाक्य में विशेषण है। बड़ों ने सच कहा है, इसमें विशेषण क्या है? तो विशेषण क्या हो जाएगा बच्चा? सच हो जाएगा विशेषण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर ए भी इसमें सच ही दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही करेंगे? सभी लोग बताएं। 24 नंबर में जब दोनों ऑप्शन दिए होते हैं तो क्या होगा? में क्या होगा? बड़ों ने सच कहा है, इस वाक्य में विशेषण है। बड़ों ने सच कहा है। ने सच कहा है। बड़ों ने सच कहा है। इस वाक्य में विशेषण क्या होगा बताइए सभी लोग। सच होगा। सच तो दोनों ऑप्शन दिया है, तो कौन सा होगा 24 नंबर का आंसर? इसमें सभी लोग ध्यान देंगे कि बड़ों ने सच कहा है, तो ऑप्शन जो है वो कौन सा सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। बड़ों ने सच कहा है। किसने कहा? तो बड़ों ने। बड़ों इसमें विशेषण है। अगला देखें, 25 नंबर। लाल घोड़ा दौड़ रहा है। इसमें विशेषण शब्द है। लाल है, या घोड़ा है, या दौड़ है, या रहा है? बताएं। तो क्या हो जाएगा? विशेषण लाल हो जाएगा।
और लाल कैसा होगा, तो गुणवाचक विशेषण होगा। घोड़ा क्या होगा, संज्ञा हो जाएगा। दौड़ना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। रहा है क्या है, सहायक क्रिया हो जाएगा। तो विशेषण क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखें। 26 में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। बताएं कौन सी क्रिया होगी, सभी लोग बताएं कौन सी क्रिया होगी। तो देखिए, शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, जहां पे खुद न कर्ता कार्य करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, खुद न पढ़ के दूसरे से काम करवाए, तो प्रेरणार्थक क्रिया। अगला देखें 27 नंबर क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। पूर्वकालिक क्रिया, या प्रेरणार्थक क्रिया, या संयुक्त क्रिया, या अकर्मक क्रिया। देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 है। वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूरा सही से दिया ही नहीं गया है, अधूरा क्वेश्चन है। कौन सी क्रिया, कोई वाक्य के दिया नहीं गया है, तो क्वेश्चन सही नहीं है। 28 नंबर देखें। पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, वाक्य में क्रिया भेद बताइए। पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, जिसमें एक कार्य पहले होता है, एक कार्य बाद में होता है, वो कौन सी क्रिया होती है, तो पूर्वकालिक क्रिया होती है। यानी पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, तो पूर्वकालिक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक, पहले चाय पी फिर दफ्तर गए। अगला देखें 29 नंबर क्वेश्चन। गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। गाड़ी कैसे स्टेशन पर आ गई, धीरे धीरे आ गई, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, धीरे धीरे। अगला देखें क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। सभी लोग बताएं रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, सभी लोग बताएं। रचना के आधार पर क्रिया के बच्चा 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखें 31 नंबर क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन का टारगेट बचा है। हम लोग आज के सेशन में 50 क्वेश्चन करेंगे। 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 10 मिनट और जल्दी जल्दी 20 क्वेश्चन करेंगे। दिए गए शब्द में वचन ज्ञात कीजिए। चाय कैसी है, त्रिवचन है या एकवचन है या बहुवचन है, क्या होगा, बताएं सभी लोग। 31 नंबर का आंसर। चाय बताएं सभी लोग कैसे है, चाय पी जाती है, तो चाय क्या हो गया, एक वचन हो गया। अगला देखें 32 नंबर क्वेश्चन। 4 विकल्प श्रेणियों का चयन करें जो दिए गए शब्द स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। नायक, नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, नायिका ए ऑप्शन, या नाइकी बी ऑप्शन, या नाइकी 3 ऑप्शन, या नाइकी 4th ऑप्शन, क्या होगा, नायिका का स्त्रीलिंग ए वाला ऑप्शन इस तरीके से होता है, नायिका। अगला देखें 33 नंबर क्वेश्चन। 33 में कह रहा है यह कपड़ा गंदा है, वाक्य का बहुवचन है। ये कपड़े गंदे हैं, या यह कपड़ा गंदे हैं, या ये कपड़ा गंदा है, या यह गंदा कपड़ा है, क्या होगा, तो बहुवचन क्या हो जाएगा, ये कपड़े गंदे हैं, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला देखें 34 नंबर क्वेश्चन। गुणवान का स्त्रीलिंग है, तो गुणवान का स्त्रीलिंग बच्चा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गुणवती हो जाएगा, ना कि गुणमती, गुणवानी, गुणवाला हो जाएगा, क्या होगा, गुणवती होगा। 35 नंबर देखें। स्त्रीलिंग शब्द है धोबिन, बाग, या चिड़ा, या लोटा, तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, धोबी का धोबिन स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक वचन कौन सा है, गुरुजन, या अध्यापिकाएं, या पुनिया, या बिटिया, तो क्या होगा एक वचन, बिटिया एक वचन है, बिटिया होता तो बहुवचन होता, तो डी ऑप्शन सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखें। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए।
गाय घास चरकर चली गई, वर्तमान, भविष्यकाल, भूतकाल या प्राचीन काल होगा। 37 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी में बताएं। गाय घास चरकर चली गई तो पीछे की बात हो रही है, क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। 3 काल होते हैं बच्चा, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। अगला देखें 38 नंबर, अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है, सही विकल्प बताएं। ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर 2 भविष्यत काल, ऑप्शन नंबर 3 भविष्य और ऑप्शन नंबर डी भूतकाल। 38 नंबर का आंसर बताएं सभी लोग, जल्दी से जल्दी। अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, तो अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी तो कुछ समय हो गया है पढ़ी, तो भूतकाल है, सी ऑप्शन। अगला देखें 39 नंबर क्वेश्चन, प्रिया ने खाना पकाया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। क्या होगा, प्रिया ने खाना पकाया, संदिग्ध भूत या सामान्य भूत या पूर्ण भूत या अपूर्ण भूत होगा, बताएं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर का आंसर क्या होगा। प्रिया ने खाना पकाया यानी अभी अभी पकाया, बस थोड़ा टाइम हुआ है, तो कौन सा होगा, सामान्य भूत होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखें 40 नंबर क्वेश्चन, जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है, जब कर्ता प्रधान हो तो कर्तवाच्य होता है, और जब भाव प्रधान हो तब भाववाच्य होता है, और जब कर्म प्रधान हो तो कर्मवाच्य होता है। क्रियावाच्य कोई होता नहीं है, 3 ही वाच्य होते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन, तो कर्तवाच्य एक, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य, क्रियावाच्य नहीं होता है। अगला देखें 41 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में गंगा नदी गंगोत्री से में उपयोग हुए कारक की पहचान कीजिए। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, इसमें कारक कौन सा होगा। कारक के बच्चा 8 प्रकार होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी किए, कारी रे नानी ने अधिकरण में पर संबोधन है अरे अजी सुनते हो क्या जी। तो ये क्या है, 8 कारक हैं, उन्हें बताना है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, तो से निकलती है यानी गंगोत्री से दूर होती है, और दूर होने में, अलग होने में कौन सा कारक होता है बच्चा, अपादान कारक होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखें, सिंह वन में रहता है, रेखांकित वाक्य में कारक है, कहाँ रहता है, वन में रहता है, तो में और पर क्या होता है, अधिकरण होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे में है और में पर किसकी विभक्ति होती है, अधिकरण की होती है। अपादान की से विभक्ति होगी और कैसी से होगी, अलग के अर्थ में होगी, अलगाव के अर्थ में होगी। करण कारक की विभक्ति से होती है साधन के रूप में, कर्म कारक की विभक्ति को होती है। अगला देखें 43 नंबर, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा कारक है, करण कारक या अधिकरण कारक या कर्ता कारक या अपादान कारक। मुझे अपनी कमाई से भोजन मिलता है, कौन सा कारक होगा, ऑप्शन नंबर 43 का आंसर बताएं। बताएं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, करण कारक होगा, ऑप्शन नंबर ए। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, कमाई से, तो कमाई उसका साधन है, करण का मतलब साधन होता है, तो क्या साधन है, कमाई से, तो से लगा है, क्या होगा, करण कारक होगा। अगला देखें 44 नंबर, संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है, संबंध कारक या प्रदान कारक या संबोधन कारक या अपादान कारक। तो पुकारने के लिए क्या करते हैं बच्चा, हम संबोधित करते हैं, यानी संबोधन कारक होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें 45 नंबर क्वेश्चन, पेड़ गिरा कहां से, पेड़ से पत्ता गिरा या पेड़ पर पत्ता गिरा या पेड़ में गिरा या पेड़ की गिरा, क्या होगा, पेड़ से पत्ता गिरा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा कारक होगा इसमें पूछे, तो पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। 5 क्वेश्चन और बच्चा बचे हैं। 46 नंबर, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या संकर शब्द।
तो क्या कहेंगे उनको बच्चा? जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता वो देशी शब्द होते हैं, यानी देशज उनको बोलते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। और अगर पूछ लिया जाए कुल शब्द कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। 5वां वो प्रकार होता है संकर शब्द। अगला देखें 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प है: सराय, आमदनी या शराब या खचाखच। तो देसी शब्द क्या है इसमें? खचाखच। लोग कहते हैं नहीं इसमें खचाखच भरा हुआ है भूसा, या इसमें खचाखच लोग भरे हुए हैं। तो खचाखच क्या है? देसी शब्द है। अगला देखें 48 नंबर क्वेश्चन। तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है? बताएं कौन सा युग्म सही है? तो शिक्षा सीख, यानी शिक्षा तत्सम है, सीख तद्भव है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। शुष्क गलत है, शुष्क का सूखा होता है। शुष्क का क्या होगा? सूखा होना चाहिए था, ये गलत लिखा हुआ है। सत्य का सात नहीं सच होना चाहिए था, गलत लिखा हुआ है। सर्प का सांप होना चाहिए था, सिंह गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला देखें 49 नंबर क्वेश्चन। तद्भव शब्द बताइए: चतुर्थ, चांदनी या चैत्र या चंद्र। बच्चा हमने बताया जहां पे भी लगा हो चंद्र बिंदु को क्या कहेंगे? तद्भव शब्द ही कहेंगे, पहचान होती है। कुछ अपवाद हैं एक दो, उनको छोड़ करके जिनमें भी आपको चंद्र बिंदु लगा मिल जाए, ये वाला सा मिल जाए, ठीक, ये वाला बा मिल जाए, तो ये सब क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। तत्सम तद्भव टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर इनकी बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताएंगे। अगला देखें लास्ट क्वेश्चन अपना 50 नंबर। संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम या तद्भव या आगत या अर्ध तत्सम। तो संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में आ गए हैं उसी तरह प्रयोग हो रहे हैं, उसी रूप में आ गए हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो बच्चा उनको तत्सम शब्द कहते हैं। और जो संस्कृत से बदल करके बहुत आसान हो गए, हिंदी में बिल्कुल सेम हो गए, हिंदी की तरह हो गए, वो तद्भव कहलाए हैं। मैं कह रहा संस्कृत के मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए गए वो क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। ठीक है बच्चा, तो 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई है। अब आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कोई दूसरा होगा, अच्छे क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराएंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जरूर दबाइएगा, ताकि आपको अगला जो भी हम नोटिफिकेशन होगा मिलता रहेगा। जो भी क्लास होगी, जो भी जानकारी होगी, अपडेट देते रहेंगे। सभी लोग इस बात को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लोगों से सब्सक्राइब कराएंगे। आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। आगे बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा। जैसे आपने देखा मैं पढ़ाता रहता हूँ, जैसे अतिशयोक्ति अलंकार की बात करें, कैसे लोग कहते हैं समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे। तो अतिशयोक्ति का मतलब होता है बच्चा किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक बच्चे का कमेंट आया था कि बता देना सर अलंकार कैसे समझे, तो बताएंगे हम अलंकार कैसे समझना है। तो बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। जैसे अतिशयोक्ति अलंकार आज हम आपको 2 मिनट के लिए समझाते हैं, समझे। अतिशयोक्ति का मतलब होता है अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय यानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति यानी कहना, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। कितना बढ़ा चढ़ाकर कह देना? तो लोग इतना बढ़ा चढ़ाकर कह देते हैं, कितना कह देते हैं कि जैसे कहते हैं कहते हैं हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और लंका सगरी जल गई। क्या ऐसा हुआ था? नहीं, यानी लंका जलाई गई थी और हर जगह हनुमान जी ने कूद कूद के आग लगाई थी, तब लंका चली थी। जैसे कहें आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, जब तक राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो आगे बहुत बड़ी बड़ी नदियां पड़ी। अपार का मतलब जहां तक नजर जाएगी वहां तक नदी ही दिखेगी, और इतनी बड़ी नदी को जब तक राणा ने इस पार सोचा तब तक चेतक उस पार हो गया। बताओ कितना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। आजकल तो लोग बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, जैसे कहते हैं मैं फलक से चांद तारे सितारे तोड़ लाऊंगा। ये सब क्या है? बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। ठीक, तो इसी में क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार
होता है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह देना। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का। अगली क्लास में मैं पुष्पेंद्र सर आपको फिर मिलूंगा जल्दी। जय हिंद।